इन दोनों नोटों में कागज का वजन बराबर है, लेकिन एक हमारी जिंदगी बदल सकता है और दूसरा सिर्फ चाय समोसे का बिल भरता है। हम में से कुछ लोग इस बड़े वाले नोट को जेब में भरते चले जा रहे हैं और बाकी लोग यही छोटा नोट ढूंढते रहते हैं। आखिर क्यों? मैं आपको वो छुपे हुए सीक्रेट बताने वाला हूं जो स्कूलों में पढ़ाए नहीं गए, कॉलेज ने सिखाए नहीं और ऑफिस की गलियों ने आपसे छुपा कर रखे। आज मैं बात करूंगा गरीबी और अमीरी के कड़वे सच की। सुनाऊंगा आपको ऐसी 3 कहानियां जिनमें लोग मिट्टी से उठकर आसमान के सितारे बने, और फिर खोलूंगा मनी मैनेजमेंट का असली फॉर्मूला ताकि आपका पैसा आपके लिए पसीना बहाए। और मेरा चैलेंज है कि इस वीडियो के एंड तक अगर आपकी रगों में करंट ना दौड़ जाए तो डिसलाइक ठोक देना। ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आज आप चैनल ही नहीं अपना मुकद्दर भी सब्सक्राइब करने वाले हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और अपनी नोटबुक जरूर उठाइए, बिकॉज द मनी रोलर कोस्टर इज लीविंग राइट नाउ। दोस्तों, आपने भी सुना होगा इंडिया इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी तो है, पर वो लोगों में बराबर नहीं बटी। ऑक्सफैम की 2024 रिपोर्ट कहती है कि आज हमारे देश का टॉप 1% देश की कुल दौलत का 40% अकेला पकड़ कर बैठा है और नीचे की आधी आबादी के पास सिर्फ 3% बचा है। यानी अगर इंडिया की पूरी दौलत रुपयों से भरे 100 कट्टे हों तो 1% लोग 40 कट्टे उठा ले जाते हैं और 70 करोड़ लोग बचे हुए सिर्फ 3 कट्टों पर धक्का मुक्की कर रहे हैं। लेकिन ये विडंबना सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, ये हर उस समाज की कहानी है जहां मनी गेम के रूल्स बेहद सीक्रेट रखे गए। मतलब किसी के पास यहां ज्यादा जानकारी है और किसी के पास बिल्कुल भी नहीं। तो असली लड़ाई यहां पैसे की नहीं, जानकारी की है। जिस इंसान को सबसे पहले और सबसे तेज इंफॉर्मेशन मिल जाती है वो सारा पैसा उठाकर अपने अकाउंट में मोड़ देता है, और जिन लोगों के पास इंफॉर्मेशन का अभाव है वो सब गरीबी का तमाशा देख रहे हैं। तो आज सबसे पहले समझते हैं गरीबी के वो ऐसे 5 अदृश्य जाल जिसके अंदर करीब करीब सारा हिंदुस्तान फंसा हुआ है। सबसे पहला जाल है फाइनेंशियल इलिटरेसी। देश में अभी भी बहुत से लोगों को सबसे कॉमन और सबसे जरूरी चीज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की ताकत का नहीं पता, जो इस दुनिया का 8वां बड़ा अजूबा है। बहुत आसानी से आज आपको समझा सकता हूं। अगर लोग 100 रुपया भी रोज इन्वेस्ट करें तो महीने के 3000 और साल के 36,000 रुपए होते हैं। और ये मान लें कि ये इन्वेस्टमेंट आपको सिर्फ 12% का रिटर्न देगी, और साथ ही साथ आप हर साल दर साल इस इन्वेस्टमेंट में 12% बढ़ाते चले जाएं। आप हैरान हो जाएंगे, 30 साल के बाद आपको 3 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। सिर्फ 100 रुपए से शुरुआत करके भी कोई 3 करोड़ रुपए बना सकता है, पर कोई इन्वेस्ट करे तभी तो। दूसरा जाल है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी EMI है ना। ये लोग आज भी अपनी डिजायर को डेप्थ से पूरा करते हैं, यानी आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, आज लुटाओ कल चुकाओ, क्रेडिट कार्ड जिंदाबाद। ये लोग 30% का सालाना इंटरेस्ट जाने अनजाने में भर रहे हैं, पर समझाए कौन। तीसरा जाल है हाई डिपेंडेंसी रेशो। मतलब घर में 1 कमाने वाला है और 4 खाने वाले। बाकियों से कहिए कि पैसा कमाने के लिए काम क्यों नहीं करते, तो जवाब आता है, अजी हम तो आज तक घर से बाहर ही नहीं गए, हमें तो कुछ पता ही नहीं। भाई वाह, फोन तो सबको चाहिए, टीवी भी सबको देखना है, खाना भी सबको खाना है, बस बाहर जाकर काम नहीं करना। अरे भाई, आपने इतनी मेहनत से पढ़ाई की है, डिग्रियां ली हैं, उन्हें निकालो और काम पर लगाओ। वो जमाने गए जब एक लाता था और सब खाते थे। आज अच्छा जीवन जीना है तो सबको हाथ बटाना ही होगा। चौथा जाल है लैक ऑफ सोशल कैपिटल। कहते हैं ना कि आपकी नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ होती है, और अगर नेटवर्क नहीं तो नेटवर्थ कहां से होगी। आज के इस दौर में रिलेशनशिप और रेफरेंस बिजनेस बिल्ड करने के सबसे 2 कारगर हथियार हैं। जीवन में अगर गरीबी की चादर उतार फेंकनी है तो आपको बाजार में लोगों के साथ हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करने होंगे। लेकिन दिक्कत क्या है जानते हैं? लोगों ने ना तो पैसे बनाए हैं और ना ही लोगों से अच्छे संबंध। और 5वां जाल है लर्न्ड हेल्पलेसनेस। मतलब हमसे ना हो पाएगा की आदत जो पीढ़ियों से चली आ रही है कि ये हम कैसे कर सकते हैं, आज तक हमारे परिवार में किसी ने नहीं किया, हमारे मतलब का काम नहीं है, वगैरह वगैरह। वीडियो को पॉज करिए और आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इन 5 में से कौन सा जाल अभी आपकी टांग खींच रहा है, और ये भी लिखिए कि कल से उस जाल को काटने के लिए आप कौन सा एक्शन लेने वाले हैं। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, जिन लोगों को आप अमीर देखते हैं
क्या वो लोग पैदा ही अमीर हुए थे? नहीं ना। सबसे बड़ा झूठ जो हमने मान लिया है वो ये है कि अमीर पैदा होते हैं, पर फैक्ट कुछ और ही बताते हैं। फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट 2025 के 2755 अरबपतियों में 2000 से ज्यादा सेल्फ मेड टैग रखते हैं, यानी वो फर्स्ट जनरेशन बिलियनियर हैं। उन्होंने अपने हाथों से अपना मुकद्दर खुद लिखा है। हमारे यहां धीरू भाई अंबानी ने पेंसिल बेचकर शुरुआत करी, कल्पना सरोज ने सिलाई मशीन से, रितेश अग्रवाल ने सस्ते लॉज से, और ये लिस्ट बहुत लंबी है। यानी प्रॉब्लम पैसे की नहीं, प्रॉब्लम है अपॉर्चुनिटी को पकड़ने की। प्रॉब्लम यह है कि मौका हमारे सामने होता है, बस हम पहचान नहीं पाते। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी और उसी के ऊपर पैसों का पहाड़ खड़ा कर दिया। आज मैं आपको 3 असली कहानियां सुनाने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि एक एक कहानी सुनते वक्त आप गेम खेलें। गेम क्या है? हर कहानी में नोट करें कि अपॉर्चुनिटी कहां दिखी और एक्शन क्या लिया, क्योंकि यही 2 पॉइंट आपके और आपके अगले बैंक बैलेंस के बीच का फासला तय करेंगे। सबसे पहले कहानी है अपने धीरू भाई अंबानी की। 1948 गुजरात के चोरवाड़ से निकला 17 साल का लड़का जेब में बस स्कूल की मार्कशीट और दिल में तूफान लिए पहुंचता है यमन के पेट्रोल पंप पर। सैलरी कितनी है? 300 रुपया महीना। दिवाली पर उसकी मां को गरबा के लिए चूड़ियां चाहिए थी। उसने देखा कि यमन में चूड़ियां और बाकी सामान बहुत सस्ता है और भारत में महंगा। उसने कंपनी से छुट्टी ली, चूड़ियां, ड्राई फ्रूट, मसाले सब खरीदे, भारत लौटा। किया क्या जानते हैं? सब सामान बेच दिया। जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट से मां को चूड़ियां नहीं, सोने के कंगन पहना दिए। आंखों में चमक थी और दिमाग में बिजनेस प्लान का आइडिया आ चुका था। जीवन का पहला नियम बना लिया, जहां दाम में फासला दिखे वहीं पैसा छुपा होता है। 1958 में बंबई लौटकर मात्र 15,000 से रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन खड़ी कर दी। 2 कुर्सियां, 1 टेलीफोन और मन में अरब सागर जितना आत्मविश्वास। देखते ही देखते ओनली विमल ब्रांड ने हिंदुस्तान की दुकानों पर लंबी कतार लगा दी। पॉलिस्टर सूट का सपना हर मिडिल क्लास फैमिली को दिखने लगा। फिर 1977 धीरू भाई ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इतिहास रच दिया। 3.5 लाख छोटे इन्वेस्टर को शेयर देकर पहली बार आम हिंदुस्तानी को कंपनी का मालिक बना दिया। Day 1 of Reliance Power IPO had a rush never seen before. 1985 का पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, हजारों किलोमीटर पाइप नेटवर्क, फिर जामनगर रिफाइनरी जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी थी, जहां हर 18 सेकंड में 1 बैरल तेल तैयार होता था। He was absolutely clear that he wanted to build the world's biggest refinery. और 2002 तक रिलायंस वही कंपनी थी जो भारत के कुल पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट का 5वां हिस्सा अकेले एक्सपोर्ट करती थी। सबक एकदम साफ, छोटा मुनाफा मत गिनो, बड़ा प्राइस गैप ढूंढो, भीड़ जहां रुकती है वहां से आगे सोचो, और जिस दिन सपने को शेयर करोगे दुनिया पूंजी लेकर खुद दरवाजे पर आएगी। यही धीरू भाई की चूड़ियों से रिफाइनरी की यात्रा है। एक आदमी, एक डिफरेंस और एक आग जिसने बाजार की परिभाषा बदल दी। इस कहानी में कहां अपॉर्चुनिटी थी और धीरू भाई अंबानी ने क्या एक्शन लिया, कमेंट में जरूर बताना। अब दूसरी कहानी है कल्पना सरोज की। महाराष्ट्र के अकोला जिले के रोपड़खेड़ा गांव में 1961 में जन्मी कल्पना सरोज, जिनका 12 साल की छोटी सी उम्र में बाल विवाह कर दिया गया। मुंबई की झोपड़ी में घरेलू हिंसा की विक्टिम थी। 14 साल की उम्र में उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की। मैंने पॉइजन पी लिया। पॉइजन पीने के बाद भी मैं मर नहीं सकी, मुझे बचा लिया गया। जिंदगी ने हर पन्ना काला लिख दिया। आप सोचते होंगे कि अंत बड़ा ट्रेजिक हुआ होगा, नहीं। 2013 में उन्हें पद्मश्री दिया गया। भारतीय महिला बैंक व IIM बेंगलुरु के बोर्ड में जगह मिली। वो टेडेक्स व UN मंचों पर युवाओं को असंभव को संभव बनाने का मंत्र देती हैं। आज उनकी निजी संपत्ति कोई 900 करोड़ रुपया है। कल्पना सरोज ने अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट खुद लिखी। रोज 2 रुपया मजदूरी पर गारमेंट कंपनी में काम किया। सरकारी लोन से सिलाई की दुकान चालू की। सिलाई मशीन से 3 रुपया प्रति ब्लाउज कमाए और फिर सरकारी लोन से फर्नीचर वर्कशॉप खड़ी कर 300 मजदूरों को रोजगार दिया। उनका सबसे चर्चित कारनामा 2006 का है।
जब कमानी ट्यूब्स पर 116 करोड़ का कर्ज था। ये कंपनी 500 से ज्यादा मुकदमे और लिटिगेशन नोटिस पर लटकी थी। सारे खरीदार भाग चुके थे। सब बोले ये कंपनी डूबता जहाज है। कल्पना बोली डूबता जहाज है तो क्या हुआ, मैं कैप्टन बढ़िया हूं, पार लगा दूंगी। कल्पना सरोज ने वर्कर्स यूनियन, बैंकों व कोर्ट को एक मेज पर लाकर एक स्कीम समझाई। मजदूरों के बकाया 8.5 करोड़ चुकाए, 3 नई गैस फर्नेस लगाई और 2010 तक कंपनी को प्रॉफिट में मोड़ दिया। हिस्ट्री में यह पहला मौका था जब एक दलित महिला ने खस्ता हाल कॉर्पोरेट कंपनी को रिवाइव कर प्रोडक्शन पर ला दिया और आज वही ब्रांड खाड़ी देशों में प्रीमियम पर बिक रहा है। कोर्ट ने उन्हें द ओरिजिनल स्लमडॉग मिलेनियर कहा। वो कहा करती थी जब लोग डरकर भागते हैं वही वक्त भागने वालों के लिए रास्ता खोलता है। कहते हैं ना, हौसले का लोन जब सैंक्शन हो जाए तो ब्याज में दुनिया रिस्पेक्ट चुकाती है। आपके लिए फिर वही सवाल, इस कहानी में कहां अपॉर्चुनिटी थी और कल्पना सरोज ने क्या एक्शन लिया, कमेंट में जरूर बताइए। और तीसरी कहानी है रितेश अग्रवाल। ओडिशा के छोटे से कस्बे बिसमकुटुक में 13 साल सिम कार्ड बेचने वाला 17 साल का लड़का जब पहली बार दिल्ली आया तब जेब पतली थी पर सपने मोटे। वो दिल्ली की सड़कों पर 800 रुपए से 900 रुपए के सस्ते होटल ढूंढता ढूंढता एक प्रॉब्लम पकड़ता है। क्या कि अधिकतर होटल के कमरे खाली हैं पर ट्रैवलर को मिल नहीं रहे और रेट है अनाप शनाप। उसने सॉल्यूशन ढूंढा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो होटल के कमरों को वैसा ही स्टैंडर्ड, वही प्राइस प्रॉमिस और वही एक्सपीरियंस दे जैसे मैकडॉनल्ड का बर्गर, जिसे चाहे आप मुंबई में खाएं चाहे मुरादाबाद में, टेस्ट एक जैसा होगा। और फिर जन्म हुआ ओयो का। दोस्तों 2025 तक ओयो 80 से ज्यादा देशों में 1,57,000 होटलों से पार्टनरशिप करके 4 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर को चीपेस्ट रूम प्रोवाइड करा चुका है। कोविड पेंडेमिक के दौरान जब होटल इंडस्ट्री पूरी तरह आईसीयू में थी, रितेश अग्रवाल ने कमीशन मॉडल को सब्सक्रिप्शन प्लस फ्लेक्सिबल रेवेन्यू शेयर में बदलकर मालिकों का फिक्स खर्चा 0 कर दिया। फिर ओयो 360 लॉन्च करके सब खेल बदल दिया। नतीजा यह हुआ कि सूने कमरों में ट्रैफिक लौटा, कंपनी ने पहली बार प्रॉफिट रजिस्टर किया और रितेश ने 1.5 लाख से ज्यादा होटलों को आईसीयू से उठाकर तेज रफ्तार रनवे पर पहुंचा दिया और साबित कर दिया कि जब बाजार ऑक्सीजन छीने तो टेक इनोवेशन ही असली वेंटिलेटर का काम करता है। सीख क्या मिली? बड़ी सिंपल है कि छोटा आइडिया अगर बड़ा पेन हल करे तो दुनिया फंडिंग खुद ब खुद दफ्तर तक पहुंचा देती है। यानी आपका दिमाग सोना उगलने वाली खान है, बस आपको सही इंस्ट्रूमेंट से खनन करना आना चाहिए। सवाल फिर वही, इस कहानी में अपॉर्चुनिटी कहां थी और रितेश ने क्या एक्शन लिया, कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, पेट्रोल पंप का सेल्समैन, श्रम की सिलाई मास्टर और सस्ते हॉस्टल का घुमक्कड़, तीनों ने प्रूव किया कि सर्कमस्टांसेस हमसे बड़े नहीं, हमारे फैसले बड़े होते हैं। अगर ये इंस्पिरेशनल कहानियां भी आपकी रगों में आग नहीं लगाती तो शायद आपका वाईफाई ही स्लो है। वीडियो दोबारा प्ले कर लीजिए। अभी लाइफ में चाहे जितनी गरीबी हो, जितनी इनइक्वालिटी हो या हौसले की कमी हो, याद रखो पैसा सबसे पहले दिमाग में उगता है, जेब में तो बस फसल काटनी होती है। अब उठो, एक्शन लो और अगली कामयाबी की कहानी तुम लिखो। हम सब पढ़ने को बेताब हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो कम से कम अपने 5 जानने वालों को जरूर शेयर कर दें। अगले किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ जल्द आपसे मिलता हूं। तब तक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद।